गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी के साथ यहाँ पे बातचीत करी है। एंड यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया है कि जब वो यूक्रेन गए तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने विटनेस करी, एंड प्लस साथ ही साथ किस तरह से आने वाले समय के अंदर हम ये जो दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम यहाँ पर ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो जो पूरा डिस्कशन था कॉल के ऊपर, ये दोनों के बीच में हुआ। एंड डेफिनेटली काफ़ी ये पॉजिटिव बात हमें यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी देखो, एक और न्यूज़ है, ये थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ आपके सामने देखने को मिल जाएगी। दरअसल में आप जो जानते होंगे कि जो एक्साइज पॉलिसी वाला मुद्दा था, राइट, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाला, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो के कविता जी हैं, इनको भी अरेस्ट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनको भी एक तरह से बेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ज्यादा मुद्दे में जाएंगे नहीं, बिकॉज ये थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। डेट है आज की 28 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग यूएलआई। देखो, मैं यूपीआई की बात नहीं कर रहा, यूपीआई के बारे में तो सब जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में। वो आप पूछेंगे इसका मीनिंग क्या है। देखो, लैंडिंग का मीनिंग तो आप जानते हो ना, किसी को पैसा उधार पे देना, राइट। अब होता दरअसल में क्या है कि जब हमारे जो बैंक होते हैं, वो किसी को पैसा जब उधार पे देना होता है, उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है किसी की जमीन के कागजात की जरूरत हो, या इस तरह के ना एन नंबर ऑफ कागज चाहिए होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। अब क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इतना सारा डेटा चाहिए होता है, उसके हिसाब से फिर देखना होता है क्या जो पर्सन को लोन दिया जा रहा है वो क्रेडिट वर्दी है भी या नहीं, क्या उसको लोन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, उसकी क्रेडिट रीपेमेंट कैपेबिलिटी है या नहीं। इस सब चीजें के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो बहुत एक मेजर हिंड्रेंस की तरह काम करता है। और बैंक फिर इस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन को लोन देते ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर ये जो यूएलआई होगा ना, ये दरअसल में ना इन्हीं सब समस्याओं को सॉल्व कर देगा। आप पूछोगे वो कैसे। जैसे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक की कोई ऐप बनी है, ठीक है। अब ऐप के पीछे का जो पूरा इंटरफेस होगा ना, या जो पूरा पीछे जो बैकग्राउंड होगा, वो सारा यहाँ पर आरबीआई प्रोवाइड कर देगा। सारा जो भी डेटा डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सारा एक तरह से उसका लिंकेज जो होगा वो आरबीआई के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर ना जैसे आरबीआई क्या करेगा, एक एपीआई प्रोवाइड कर देगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो बस बैंक की ऐप को क्या करना है, उस ऐप को यहाँ पर अकॉर्डिंगली बस इसके साथ लिंकेज कर लेना है। एंड अकॉर्डिंगली ऐप को, उस पर्टिकुलर ऐप को सारा जो भी डेटा होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग एंट्री से मिल जाएगा। उससे जो क्रेडिट डिलीवरी है ना, वो अपने आप में बहुत आसान हो पाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो दरअसल में अगर आप कंपैरिजन करो ना यूपीआई के साथ, तो एक्चुअल में ये सेम ही बात है। यूपीआई में पता क्या होता है, एक्चुअल में जैसे आप जो भी यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, वट एवर, जो भी आप ऐप को यूज करते हो, वहां पर भी तो आरबीआई ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, आपको एपीआई प्रोवाइड कर रखा है, राइट, उस पर्टिकुलर ऐप को। तो कॉमन एंड स्टैंडर्ड एपीआई होंगे, बस डायरेक्टली उसको आपको यूटिलाइज करना है। एंड अकॉर्डिंगली पेमेंट कितना ज्यादा आसान हो चुका है। इसी तरह से कोशिश ये है कि जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है ना, उसके माध्यम से लैंडिंग भी आसान हो जाए। ये इतना सारा इंफॉर्मेशन का जो फ्लो था, बहुत ही अलग अलग लोगों के पास था, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर था। तो क्रेडिट को आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी क्विकर डिलीवरी करवाने के लिए, बैंक तक इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचे, ये सभी चीजों के लिए यहाँ पर यूएलआई को लॉन्च किया गया है। दरअसल में एक्चुअल में जो इसका पायलट प्रोजेक्ट था ना, वो पिछले साल अगस्त में ही लॉन्च कर दिया गया था। अब यहाँ पर आरबीआई गवर्नर जी ने अनाउंस किया है कि अब वो देश भर में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, विल बी सून इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर है ये बात। अब यूपीआई तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब एक चीज आप नोटिस करोगे ना, इसके फीचर्स तो चलो ठीक है, बट आप नोटिस करोगे पहले ना हम जैम की बात करते थे। जैम क्या था, जनधन, आधार और मोबाइल। अब जैम के साथ साथ सारे हमारे साथ में आ गया था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और अब साथ में इसके आ जाएगा यूएलआई। तो जब सारे ये मिल जाएंगे ना, जैम, यूपीआई, यूएलआई, ये अपने आप में हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक मैसिव लेवल के ऊपर उसको डिजिटाइज कर देंगे। ये फोकस है इन सभी चीजों का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। और इसके अगर फीचर्स की बात करूं यूएलआई की, तो यहाँ पर आपको यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जैसे कि यूपीआई का रोल होता है, उसी तरह से यूएलआई का रोल रहेगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइज एपीआईज आपको देखने को मिल जाएंगे, या राइट। और साथ साथ जो डेटा फ्लो होगा बहुत ही आसानी से यहाँ पे हो पाएगा। एंड क्रेडिट अप्रेजल का जो सिस्टम है, टाइम उससे कम लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप में कम हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपका फाइनेंशियल डेटा हो गया, नॉन फाइनेंशियल डेटा हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट या किसी अकाउंट एग्रीगेटर या और बैंकों के पास है, वो सारा यहाँ पे इकट्ठा मिल जाएगा। प्लस
डॉक्यूमेंटेशन कम लगेगी, ये सारी चीजें ना कंसेंट बेस्ड होगी, यानी कि जो बोरोवर है ना उसके कंसेंट के बेसिस के ऊपर ये डेटा वगैरह अकॉर्डिंगली शेयर किया जाएगा। अब चाहे आप बात करो यूपीआई की या बाकी चीजों की, ये सभी पार्ट बनते हैं किसका, डीपीआई का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। डीपीआई अपने आप में ना एक कॉमन कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं हमारे जो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हैं उन सभी के लिए, जो कि कहीं ना कहीं ना ओपनली अवेलेबल है। ओपनली अवेलेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है पब्लिक, ठीक है। डिजिटल का मतलब समझिए होंगे, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गया ना, तो ओपनली अवेलेबल होते हैं यूजर्स को और डेवलपर को। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो अलग अलग पर्पसेस के लिए, हेल्थ हो गया, पेमेंट, एजुकेशन, इन सब चीजों के रिगार्डिंग। और ये अपने आप में क्या होते हैं, स्केलेबल होते हैं। स्केलेबल मतलब इनको बड़े लेवल के ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल नहीं होता। यानी कि मान लो अगर आप आज 100 लोगों के साथ कोई ऐप यूज कर रहे हो, अगर कल को उसको आपको 1 करोड़ लोगों तक लेके जाना हो, तो तब मैं बोलता हूं कि ये चीज क्या है, ये चीज अपने आप में स्केलेबल हो जाती है। उसी तरह से ये इंटर ऑपरेबल होते हैं, अलग अलग जगह पे काम किया जा सकता है। प्लस साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, ईओएस, जब आप किसी चीज को बहुत बड़े लेवल पे करते हो ना, तो उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो अपने आप में कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट एफिशिएंट भी यहाँ पर बोला जाता है। अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, दैट इज विज्ञान धारा स्कीम। अब दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना विज्ञान धारा स्कीम की, ये स्कीम को 3 अलग अलग स्कीम्स या कंपोनेंट्स के माध्यम से यहाँ पर इसको आप समझ सकते हो। एक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट, दूसरा है आपका R&D, एंड तीसरा हो गया आपका इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। तो दरअसल में यूनियन कैबिनेट ने ना जो 3 अम्ब्रेला स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम बनाई थी विज्ञान धारा, बोला गया है कि उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और ये स्कीम है किसकी, आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये अपने आप में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा इसमें किसकी तरफ से आएगा, सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा। कुछ और कंपोनेंट्स की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख पाओगे 10,000 करोड़ का लगभग यहाँ पे आउटले प्रपोज्ड है अगले 5 साल के लिए, मतलब 2021-22 से 25-26 तक का। और साथ साथ फोकस यही है कि R&D हो गया, इनोवेशन हो गया, इन सभी चीज़ों को हम और बेहतर कर पाएं, प्लस लोगों को यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी यहाँ पे करवाई जा पाए। तो इस पर्टिकुलर विज्ञान धारा स्कीम के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लैब्स हैं उनको हम यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा जो ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उनको हमने मर्ज कर दिया ताकि फंड को बेहतर ढंग से हम यूटिलाइज कर पाएं, दैट वाज द आल्सो द फोकस। इसके साथ ही आप नोटिस करोगे जो R&D बेस हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, उनको हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। एंड कोशिश ये होगी कि हम जो FTE रिसर्चर काउंट है ना, इसको इंप्रूव कर पाएं। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है सर फुल टाइम इक्विवेलेंट। देखो जब मैं बात करता हूँ फुल टाइम इक्विवेलेंट की, तो नॉर्मली रिसर्च के अंदर ऐसा बताया जाता है कि पर मिलियन लोगों में, मतलब 10 लाख लोगों में हमें कितने लोग यहाँ पर इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग देखने को मिल जाते हैं। तो वो नंबर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, प्लस रिसर्च को हम यहाँ पे कोलैबोरेटिव रिसर्च करना चाहते हैं, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज कराना चाहते हैं, एंड इनोवेशन सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो डेफिनेटली ये सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइज करना, इसी का काम हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्प्यूटेड सबीना शोल, या साबिना, जैसे भी आप इसका नाम लेना चाहो। एक्चुअली मैं थोड़ा आपको ना साउथ चाइना सी की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप साउथ चाइना सी को आप नोटिस करोगे तो आपको पैरासेल आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, स्कारबरा शोल हो गया, और आपके स्प्रैटली आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अपने आप में बहुत ही डिस्प्यूटेड है। देखो चाइना इन सब चीज़ों को क्लेम करता है, प्लस बाकी कंट्रीज जैसे फिलीपींस हो गया, राइट, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनाई हो गया, ये भी देश हैं जो इन चीज़ों को यहाँ पे क्लेम करते हैं डेफिनेटली इस पूरे रीजन को। इवन ताइवान भी कुछ रीजन्स को यहाँ पे क्लेम करता है। अभी जो मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इसके लिए आपको यहाँ पे जो हमारे स्प्रैटली आइलैंड्स हैं इनकी तरफ यहाँ पे चलना पड़ेगा। स्प्रैटली आइलैंड्स की अगर मैं थोड़ा डिटेल में इसको आपको एक्सप्लेन करूँ, तो स्प्रैटली आइलैंड्स में ना आपको एक रीजन देखने को मिल जाएगा सबीना शोल के नाम से। अब ये जो शोल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, चाइनीज और आपके जो फिलीपीन वेसल्स हैं ये यहाँ पर अभी रिसेंटली कोलाइड कर गए हैं, और पूरा कॉन्फ्रेंटेशन हुआ काफी मैसिव लेवल के ऊपर इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये जो रीजन है ना, ये अपने आप में डिस्प्यूट होने की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में ये न्यूज में आ चुका है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि दुनिया इसको सबीना शोल के नाम से जानती है, पर जो चाइना है ना वो यहाँ पर इसको जियानबिन रीफ के नाम से जानता है, और जबकि अगर हम बात करें फिलीपींस की तो इसको बोलता है एस्कोडा शोल, राइट। तो चाइना क्लेम करता है पूरा का पूरा सबीना शोल उसी का है। अगर हम बात करें ना तो चाइना का जो
लैंड मास की अगर हम बात करूं यहाँ पे चाइना के लैंड मास की, तो चाइना के लैंड मास से ना ये बहुत ज्यादा दूर आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है। पर फिर भी देखो चाइना तो पूरा बोलता है कि पूरा रीजन ही मेरा है, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि दोनों की दोनों कंट्रीज यहाँ पे चाइना और फिलीपींस के बीच में ये डिस्प्यूटेड रीजन, सबीना शोल के बारे में। अदरवाइज बाकी भी जो पैरासल हो गया, स्कार्बरा शोल हो गया, स्प्राटली आइलैंड्स हो गया, इनकी लोकेशन तो आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। इवन यहाँ पे फिलीपींस का ऐसा एक डर है ना कि स्प्राटली आइलैंड्स के ऊपर जो हम बात करते हैं सबीना शोल की, यहाँ पर दरअसल में ना चाइना कोशिश कर रहा है अपना एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की, ताकि ये पूरे रीजन को वो यहाँ पे क्लेम कर पाए कि ये पूरा रीजन उसी का है। तो ये लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको डेफिनेटली ये जगह पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्ली बारगेनिंग इन इंडिया। अब ये क्या मुद्दा है? देखो होता पता क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी बंदे ने कोई क्राइम किया, राइट। अब क्राइम हुआ या नहीं हुआ दैट इज सेपरेट थिंग, बट क्राइम हुआ है इन द सेंस कि अभी एक्यूज्ड है उस पर्सन के ऊपर, तो उसका पूरा का पूरा जो मुद्दा होगा वो ट्रायल वगैरह चलेगा उसका, राइट। उसकी सुनवाई होगी, पूरी मुद्दा पूरा चलेगा, ठीक है। अब ऐसे केस में ना अगर कोई पर्सन जो एक्यूज्ड है वो खुद अपने आप में इस बात को अग्री कर जाए कि हाँ यार ये जो गुनाह है वो मैंने ही किया है, उसने खुद अपने आप में गिल्टी उसने खुद प्लीड कर दिया, राइट। तो इस केस में ना क्या होगा, उसने खुद अपनी मर्जी से इसको गिल्टी अपने आप को मान लिया है ना, तो उस केस में उसको लेसर पनिशमेंट मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? देखो एक तो होता है तरीका कि भाई पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा, कई कई साल उसमें लगेंगे, पूरा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, फिर जाके जो कोर्ट का फैसला आएगा वो फिर इस बंदे को मानना ही पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि ये बंदा खुद एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी सर ये मेरे से गलती हो गई, या मैंने ये क्राइम किया है, या मैंने ये क्राइम किया है बेसिकली। तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट इस केस में ना यहाँ पर इस केस को वहीं क्लोज कर देगा, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंगली इस पर्सन को जो सजा होगी वो थोड़ी सी कम मिलेगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि इसने जो जस्टिस सिस्टम था उसके साथ यहाँ पे एक तरह से उनके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया है उस चीज को, ऐसा नहीं था कि लंबा खींचने की कोशिश करिए जबकि उसको पता था कि इसने ही क्राइम किया है। तो दरअसल में होता है ना कि 2005 के अंदर हमारा जो सीआरपीसी है उसके अंदर ये चीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसको हम नाम जानते हैं प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, प्ली बार्गेनिंग एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पर जो एक्यूज्ड होता है वो नॉट गिल्टी का जो राइट होता है ना उसको छोड़ देता है, एंड जो फुल ट्रायल होता है फिर फुल ट्रायल उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये क्राइम किया है। तो फुल ट्रायल उसको यहाँ पे नहीं डिमांड होगा, बट ऑन द अदर हैंड उसको यहाँ पे बार्गेन हो जाता है, यानी कि उसको जो सजा मिलती है वो अपने आप में कम हो जाती है। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो प्ली बार्गेनिंग है ना, ये हर केस में नहीं आप कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कुछ आपने किसी का मर्डर कर दिया फिर वहां पर आप जाके प्ली बार्गेनिंग करो, नहीं। यहाँ पर इस तरह से जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन या सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं वो सब यहाँ पे नहीं आते। बेसिकली जो वो केसेस जहां पर जो सजा होती है ना वो 7 साल या 7 साल से कम की सजा होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल होती है। अब देखो सीआरपीसी में तो थी ही थी, अब आप पूछेंगे सर ये तो नया सिस्टम आ चुका है हमारे पास, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, राइट, इसको जिसने रिप्लेस कर दिया है, कि उसके अंदर भी प्ली बार्गेनिंग है? द आंसर इज यस, यहाँ पर भी प्ली बार्गेनिंग है। बस बेसिकली क्या होता है, विद इन 30 डेज, विद इन 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये प्ली बार्गेनिंग का मतलब आपको करना पड़ेगा, आपको ये प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने ही क्राइम किया है। तो एक टाइम बाउंड बना दिया गया है, अदरवाइज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंदर भी आपको ये प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी आपको पता होनी चाहिए थी। अभी क्या हुआ है ना, एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की, यहाँ पर इसने बताया ना कि इंडिया में ना बहुत ही कम लेवल के ऊपर प्ली बार्गेनिंग को यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 0.11% ऑफ केसेस के अंदर प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस या इंप्लीमेंट किया गया। अब होना तो टेक्निकली ये चाहिए था, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है ये हेल्प करता है हमारे जस्टिस को फास्टन करने के लिए, ताकि इतने जो साल लग जाते हैं, कई साल पूरे केसेस के अंदर चलते रहते हैं, उसको रोका जाए। तो कोशिश तो यही थी, पर अपने आप में सिर्फ 0.11% केसेस के अंदर दिखाना ये दिखाता है कि अपने आप में काफी ल्यूक्रेटिव नहीं है, बहुत ही कम ल्यूक्रेटिव आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। लोग इसकी जगह कुछ और तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आपस में, जिसको हम कंपाउंडिंग के नाम से जाते हैं, या फिर क्रैश हो गया, पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही खत्म हो चुकी है, या फिर कई बार क्या होता है कि पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उस चक्कर में जो विटनेस होता है वो हॉस्टाइल टर्न हो गया। तो ये सब अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। प्ली बार्गेनिंग अपने आप में इंडिया में अभी भी पॉपुलर नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें ना दूसरे कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज की, यूएसए की बात करें और बाकी कंट्रीज की बात करें, वहां पर अपने आप में जो प्ली बार्गेनिंग है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू इंडिया। तो बेसिकली मुद्दा यही है प्ली बार्गेनिंग का, कि बिना ट्रायल में केस को गए हुए हम क्या चाहते हैं,
टाइम हो गया, रिसोर्सेस हो गया, ये सेव हो जाए और बदले में जो पर्सन है उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ बार्गेन कर दिया जाए उसकी जो पनिशमेंट थी उसके अंदर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है राइट टू डिस्कनेक्ट का। अब ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू डिस्कनेक्ट का मीनिंग क्या है। देखो कई बार क्या होता है ना इंडिया में, अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई पर्सन है, ये 9 to 5 या 9 to 6 मान लो ऑफिस जाता है, फिर जैसे ये घर पहुंचता है ना तो घर में ऑफिस वाले फिर कॉल करने लग जाते हैं कि भाई ये वाली पीपीटी सेंड कर दो, ये वाली एक्सेल शीट भेज दो, राइट, ये वाली मीटिंग लगा देते हैं उसके बाद रात को। तो इस चक्कर में ये पर्सन जो है ना ये बड़ा ही कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ 9 से 6 बजे तक, और फिर सुबह रात दिन हर समय में ऑफिस का ही काम करे जा रहा हूँ। तो इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में ना जो इंसान है भाई उसकी वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह से उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है वर्क लाइफ बैलेंस की। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है ना, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ अपने जो मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं उनको एक लीगल राइट टू डिस्कनेक्ट दे दिया है। क्या मतलब इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई पर्सन जब उसके वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं उसके बाद अगर वो ऑफिस के कॉल्स नहीं उठाना चाहता, अगर वो अपने लाइफ के लिए पर्सनल टाइम, अपनी फैमिली के लिए पर्सनल टाइम देना चाहता है तो वो दे सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ध्यान में ये रखना, ऐसा नहीं है कि मान लो ये कंपनी वाला बंदा है और ये है जो घर पर है बंदा, मतलब जो एम्प्लॉय था, अब कंपनी वाले इसको कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पर्सन उस कॉल को उठाए ना उठाए ये इस पर्सन की मर्जी होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये नहीं है कि यहाँ पे आपके कि कॉल करना ही बंद कर दिया, एम्प्लॉयर्स को बैन नहीं किया गया कि आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस स्टाफ को राइट दिया गया है कि अगर आप चाहते हो कि आप रिप्लाई नहीं करना तो ठीक है। कुछ केसेस में डेफिनेटली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये चीज करी जा सकती है, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि यार ये जो लोग हैं ना, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको बर्नआउट से बचाया जा पाए, उनके स्ट्रेस को कम किया जाए। दैट इज द फोकस। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही है कि दोनों को बैलेंस किया जाए। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी हो तो उस केस में डेफिनेटली एम्प्लॉयज को करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी जगह के ऊपर जहां पर मान लो जो जॉब ही इरेगुलर आवर्स के ऊपर होती है वहां पर डेफिनेटली कांटेक्ट किया जा सकता है। तो कोशिश ये करी गई है कि लॉ को प्रैक्टिकल बनाया जाए, ऐसा ना हो कि बिजनेस ऑपरेशन से हिंडर हो जाए, बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ जो लोग होंगे उनकी भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए, उनकी पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखा जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट टू डिस्कनेक्ट। अब ये जो चीज है कोई नई चीज नहीं है, फ्रांस ने पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया था 2017 के अंदर, उसके बाद भी बहुत सारे यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी उस पर्टिकुलर लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है स्पेस एक्स के पोलैरिस डॉन मिशन के बारे में। अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर मिशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग स्पेस एक्स के बारे में तो जानते ही होंगे, ये एक अपने आप में क्या हो जाती है, प्राइवेट कंपनी है, राइट। देखो जब हम बात करते हैं ना स्पेस वॉक की, आज तक जो स्पेस वॉक है ना वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा आज तक नहीं करी गई है, पर यहां पर स्पेस एक्स का जो पोलैरिस डॉन मिशन है ना, ये पहली बार फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक करवाने की कोशिश कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहले भी जैसे बहुत सारे, जैसे अपोलो मून प्रोग्राम हो गया, वहां पर ये चीजें हो रखी हैं, पर वो सारे क्या थे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट्स थे। ये जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स होंगे ना, ये पहली बार ऐसा होगा कि स्पेस एक्स के मिशन के माध्यम से वो यहाँ पर फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक कर पाएंगे। अब ये जो मुद्दा है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा का पूरा ये प्राइवेटली मैनेज रहेगा और यहाँ पर ना एक नई हिस्ट्री बन जाएगी कि पहली बार ये चीज होगी। दूसरी आपको ये बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ना जो आप लोग जानते होंगे स्टार लिंक के बारे में, जिसके माध्यम से वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है, तो दरअसल में ना क्या होगा, ये स्टार लिंक वाईफाई का यूज होगा यहाँ पर इस मिशन के अंदर स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आने वाले फ्यूचर के अंदर ये स्टारलिंक वाईफाई किस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करेगा, उसके लिए भी ये आपका जो स्पेस एक्स पोलैरिस डॉन मिशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये स्पेस एक्स का 5 दिन का मिशन रहेगा, ये एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट के अंदर स्विंग करेगा जो कि धरती के 200 किलोमीटर के आसपास से लेकर 1400 किलोमीटर के बीच बीच में मूव करेगा। नॉर्मली जो इसकी जो आपकी हाइट रहेगी ना वो लगभग 700 किलोमीटर रहेगी अर्थ से, और ये फारदेस्ट होगा कोई ह्यूमन का जब 1972 के बाद में। और मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको ये प्राइवेट स्पेस वॉक आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि पिछले कई सालों के अंदर ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया गया था, और यहाँ पर ना एक्चुअल में जो प्राइवेट लोग हैं वो धीरे धीरे करके स्पेस में एंटर करते रहेंगे। इनफैक्ट ना ये जो पूरा का पूरा मिशन है ये आपके एक शिफ्ट 4 कंपनी है, उसके जो सीईओ है ना जेरेड इसाकमैन, उन्होंने यहाँ पर इसको पूरा फंड किया हुआ है।
बाकी कुछ और पॉइंटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर 4 मेंबर जो क्रू होगा उनमें से 2 मेंबर होंगे वो अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल से बाहर वेंचर आउट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो स्पेस वॉक यहाँ पे करेंगे। और ये बहुत मेजर टेस्ट होगा स्पेस एक्स के जो न्यू स्पेस सूट का भी है। क्यों, पता क्या होगा एक्चुअल में क्या है कि जो कैप्सूल है ना वहां पर एयर लॉक आपको नहीं देखने को मिलता, तो जो चारों क्रू मेंबर्स होंगे ना अगर उनको सर्वाइव करना है तो वो कहीं ना कहीं आपके इन्हीं पर्टिकुलर जो आपके स्पेस सूट्स होंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने सर्वाइवल के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाती है। बाकी आने वाले फ्यूचर मिशन जो होंगे मून के ऊपर, मार्स के ऊपर, वहां पर भी इन टेक्नोलॉजीज को फिर आगे जाके यूज किया जाएगा अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये है स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन। ये स्टार्ट होना था पर थोड़ा सा डिले इसमें कुछ कारणों की वजह से देखा गया है, बट एनीवेज ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आज के सामने आपने 2 PYQs में आपके सामने लाया हूं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। यहाँ पर देखो जैसे ऑप्शंस है ना तो इनमें आपको आंसर तो पता ही होना चाहिए पर बाकी तीनों ऑप्शंस का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि बाकी तीनों ने क्या क्या चीजें रिकमेंड करी थी। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक पहला होमवर्क था कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म्स को एडवोकेट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट लॉयर्स हो गया या पेटेंट अटर्नीज हो गया, इनको भी यहाँ पर एडवोकेट्स की तरह ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये जो बात करें ना कि इनको एक्सक्लूड किया जाता है, नहीं नहीं एक्सक्लूड नहीं किया जाता, ये भी इंक्लूड ही होते हैं। स्टेटमेंट 2 की बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं जो बार काउंसिल है उसके पास पावर्स है रूल्स ले डाउन करने की रिगार्डिंग लीगल एजुकेशन हो गया। यस बिल्कुल ये बात अपने आप में करेक्ट हो जाती है। तो सही आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। एक और मैंने होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। देखो दरअसल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करें ना तो आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129 और आपका 215 विद रिगार्ड्स टू हैव बीन गिवन द पावर ऑफ हाई कोर्ट विद रिगार्ड्स टू पेनलाइजिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 1971 के अंदर एक एक्ट बनाया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, और ये एच एन सान्याल कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर ही बना था, बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि अगर मैं बात करूं ना 129 और 215 के अंदर जो आपका सिविल कंटेम्प्ट हो गया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया, इनके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, राइट। तो ये जो बात कर रहा है इनको डिफाइन करता है, नहीं ये बात गलत है। दरअसल में 1971 का एक्ट है ना, यहाँ पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट के बारे में जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर जो बात करें ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, दैट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चौथी बात कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं टू मेक लॉस, यस, और बनाया भी है हमने जैसा देखा भी। तो एक्चुअल में 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की, तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल जो होमवर्क दिया था टेनेगर 1 सैटेलाइट के बारे में, यस दैट इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की इमिशंस को यहाँ पे ट्रैक करेगा। यहाँ पर जो मुथमिस मुरुगन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर डेफिनेटली डिवोटिस दुनिया भर से साथ में आएंगे। लिथियम रिएक्टिव होता है, फ्लेमेबल भी होता है, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एटाकामा डिजर्ट की बात करें तो यहाँ पर चिली के अंदर आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।